नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं पहुंच गया हूं साउथ कोरिया के एक बहुत ही फेमस आइलैंड पर, जेजू आइलैंड। और इस वक्त मैं हूं जेजू आइलैंड के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पोर्ट पर। ये मेरी लाइफ की पहली साउथ कोरिया ट्रिप है, इसीलिए एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई है। सच कहूँ तो जब से पता चला है कि हमारी शिप साउथ कोरिया आने वाली है, तब से ही मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आज हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे कि इस जगह के आसपास क्या है, यहाँ की लोकल लाइफ कैसी है और जेजू आइलैंड का पहला इंप्रेशन मुझे कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एडवेंचर। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस जगह पर हमारा क्रूज शिप डॉक हुआ है, उसके आसपास कोई बड़ी सिटी नहीं है। यहाँ है तो बस एक छोटा सा गांव और काफ़ी शांत एनवायरनमेंट। अब जो आप रोड और आसपास के एरिया देख रहे हैं, ये इसी गांव की सड़क है। और सच कहूँ तो अगर कोई मुझे पहले बताता तो मुझे कभी नहीं लगता कि ये किसी गांव की रोड है। रोड्स बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, सब कुछ क्लियर और प्रॉपर्ली मेंटेन लग रहा है। यही एक चीज़ मुझे साउथ कोरिया के बारे में पहली नज़र में इम्प्रेस कर गई। चाहे बड़ा सिटी हो या छोटा सा गाँव, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। कहीं भी टूटी फूटी रोड्स नहीं है, कहीं भी अननेसेसरी कचरा नहीं है। पहली नज़र में ही ये जगह काफ़ी पीसफुल और रिलैक्स लग रही है। अगर आप नेचर और शांति पसंद करते हो तो ऐसी जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप क्रूज टर्मिनल से जेजू के डाउनटाउन एरिया तरफ जाना चाहते हो तो शिप की तरफ से शटल बस अरेंज की गई थी। ये सर्विस पेड थी। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग गेस्ट के लिए शटल बसेस के चार्जेस लगभग 25 USD थे और क्रू के लिए 10 USD थे। इन शटल बसेस की बुकिंग आपको पहले से ही शिप के अंदर करनी पड़ती है। डाउनटाउन यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए काफ़ी लोग शटल बस सर्विस चूज करते हैं। वैसे शटल बस लेने का एक फ़ायदा और भी है। मान लीजिए आप सिटी एक्सप्लोर करने निकले और किसी वजह से लेट हो गए, या ट्रैफिक, वेदर या किसी और प्रॉब्लम की वजह से टाइम पर वापस नहीं आ पाए। अगर आप शिप अरेंज ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन शिप की तरफ से भी होता है और काफ़ी सिचुएशन में टेंशन कम हो जाती है, स्पेशली जब आप पहली बार किसी कंट्री में आए हो और लोकल सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, और शटल बस एक सेफ ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि डाउनटाउन जाने से पहले टर्मिनल के आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया जाए। मैं देखना चाहता था कि लोकल लाइफ कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। अभी तक जो मैंने देखा उससे लग रहा है कि ये जगह बहुत ही क्लीन, ऑर्गेनाइज और पीसफुल है। रोड भी काफ़ी साफ़ है और व्हीकल्स भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ चलने के लिए एक अलग से सेक्शन दिया गया है। ट्रेडिशनल फुटपाथ जैसा नहीं है, लेकिन प्लानिंग ऐसी है कि चलने वाले और गाड़ियाँ दोनों कंफर्टेबली मूव कर सके। आसपास कुछ छोटे फार्म्स भी नज़र आ रहे हैं और मुझे यहाँ ऑरेंज के पेड़ भी दिखने को मिले। जेजू आइलैंड वैसे भी अपने ऑरेंजेस के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। ये देखकर लग रहा है कि मैं किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ एक लोकल कोरियन विलेज भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। थोड़ा और आगे चलने पर मुझे एक छोटा सा लोकल बस स्टॉप मिला। यहाँ मुझे काफ़ी सारे पैसेंजर्स और क्रूज शिप से आए हुए टूरिस्ट भी दिखे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ का डिजिटल बस इंफॉर्मेशन बोर्ड। इस डिजिटल डिस्प्ले पर आपको हर बस की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कौन सी बस कहाँ आएगी, कितनी देर में आएगी, सब कुछ क्लियरली डिस्प्ले होता है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि कोरियन लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इससे टूरिस्ट को काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ मुझे एक बस मिली जो डाउनटाउन के फेमस ओले मार्केट एरिया की तरफ जा रही थी, और वही लोकेशन है जहाँ शिप की शटल बसेस भी पैसेंजर्स को ड्रॉप करती हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मेरा वन वे बस टिकट था सिर्फ 1200 वॉन।
और टर्मिनल पर मुझे एक USD का एक्सचेंज रेट लगभग 1400 वॉन मिला था। मतलब पूरी बस जर्नी का कॉस्ट एक USD से भी कम था, जबकि शटल बस का चार्ज उससे काफ़ी ज़्यादा था। ये डिफरेंस देखकर मुझे काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। हाँ, लोकल बस लेने में भी थोड़ी एफर्ट्स लगती है। आपको बस स्टॉप तक चलकर जाना पड़ सकता है, बस का वेट करना पड़ सकता है और रूट की इन्फॉर्मेशन भी समझनी पड़ती है। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो लोकल ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग है। और दोस्तों, मुझे यहाँ की लोकल बसेस का एक्सपीरियंस काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। बस अंदर से बहुत ही क्लीन थी, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, राइड स्मूथ थी और सबसे शॉकिंग बात, बस के अंदर फ्री वाईफाई अवेलेबल था। मैंने स्पीड टेस्ट किया और स्पीड 25 Mbps से भी ज़्यादा आ रही थी। सच कहूँ तो कई जगह होटल्स में भी इतनी स्पीड नहीं मिलती। ये देखकर मुझे साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल समझ आ गया। बस ने मुझे डाउनटाउन एरिया में ड्रॉप कर दिया। आज संडे था और शायद इसी वजह से काफ़ी शॉप्स और मार्केट बंद नज़र आ रहे थे। सिटी में अनयूजुअल शांति थी, लेकिन मुझे पर्सनली ये एटमॉस्फेयर काफ़ी पसंद आया। भीड़ भाड़ कम थी, मैं आराम से सिटी को ऑब्जर्व कर पा रहा था। यहाँ एक और चीज़ मैंने नोटिस की, लोग ट्रैफिक रूल्स को बहुत सीरियसली फॉलो कर रहे थे। रेड सिग्नल होने पर कोई रोड क्रॉस नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि चलकर जाने वाले लोग भी सिग्नल ग्रीन होने पर ही रोड क्रॉस कर रहे थे। डिसिप्लिन हर जगह नज़र आ रहा था। अब तक काफ़ी घूम चुका था और मुझे थोड़ी भूख भी लगी हुई थी। मैंने वेजिटेरियन फूड ढूंढना स्टार्ट किया। मुझे एक मैकडॉनल्ड्स नज़र आया। मैंने सोचा चलो यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस हुआ। काउंटर पर जाकर जब मैंने वेजिटेरियन ऑप्शन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, और एक स्टाफ मेंबर ने तो ये कह दिया कि साउथ कोरिया में वेजिटेरियन फूड ढूंढना आसान नहीं है। मैं भी थोड़ा सरप्राइज रह गया था। हालांकि मुझे लगा कि शायद लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लकीली मैंने शिप से निकलने से पहले कुछ खाकर निकला था, इसीलिए सिचुएशन मैनेजेबल थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मुझे काफ़ी सी फूड रेस्टोरेंट नज़र आए। रेस्टोरेंट्स के बाहर बड़े बड़े फिश टैंक्स रखे हुए थे, उनमें अलग अलग तरह के समुद्री जीव रखे हुए थे। कस्टमर्स अपनी चॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर वही फ्रेश कुक करके सर्व किए जाते हैं। ये एक्सपीरियंस देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब धीरे धीरे वापस शिप की तरफ लौटने का टाइम हो रहा था। मैं लोकल बस स्टॉप पर आ गया और रिटर्न रूट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगा। वहाँ कुछ लोकल स्कूल स्टूडेंट्स खड़े थे। मैंने गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से उनसे बात की। उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे सही बस के बारे में बताया और मैं कंफर्टेबली वापस उसी स्टॉप तक पहुंच गया जहाँ से मैंने बस ली थी। वहाँ से मैं फिर गांव के रास्ते चलते हुए वापस क्रूज टर्मिनल की ओर निकल पड़ा। तो दोस्तों, ये था जेजू आइलैंड में मेरा पहला दिन और पहला साउथ कोरिया का एक्सपीरियंस। बिना कोरियन लैंग्वेज जाने, बिना किसी गाइड के, सिर्फ क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ मैंने आज लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ किया, लोकल एरिया एक्सप्लोर किया और एक नया कल्चर एक्सपीरियंस किया। और हॉनेस्टली ये एक्सपीरियंस काफ़ी मेमोरेबल था। मेरे लिए सबसे इम्प्रेसिव चीज़ थी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चाहे साउथ कोरिया का एक छोटा सा आइलैंड हो या कोई बड़ा सिटी, क्वालिटी और ऑर्गेनाइजेशन हर जगह नज़र आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि आप शटल बस चूज़ करते या लोकल बस। मिलते हैं साउथ कोरिया के अगले एडवेंचर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।